तो हेलो दोस्तों, आज अपन फिर से आ चुके हैं एक और विक्रम वेताल की वीडियो के साथ। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस सेटअप वही वीडियो कर रही है। ठीक है, तो आई बटन पे क्लिक करना और देखना उसे। चलो फिर शुरू करते हैं। और आज अपन ट्राई करेंगे कि 2 स्टोरी कवर कर ले। ठीक है, मतलब डबल फन होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको अगर थोड़ा बहुत मैं फर्स्ट का कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, क्योंकि मैं बार बार वही स्टोरी करना नहीं चाहता, क्योंकि विक्रम तो कर रहा है लेकिन अपन ना करें, इसलिए एक बार फिर से बता देता हूँ आपको थोड़ा सा बता दूँ। तो क्या होता क्या, ठीक है, एक बाबा होता है, ठीक है, वो विक्रम को कहता है कि मुझे वेताल अपने यज्ञ में चाहिए। ठीक है, उसको पता नहीं तो उसका नाम वेताल होता है, वो तो स्टोरी में जाके आगे पता चलता है। ठीक है, तो वो लेने आता है वेताल को। अब वेताल क्या करता है, उसको स्टोरी सुनाता है। ठीक है, और बोल देता है कि अगर तुमने कुछ बोला विक्रम तो मैं उड़ के चला जाऊंगा। फिर जब वो स्टोरी सुना देता है, ठीक है, तो वो बोलता है कि यार मेरे को इसका आंसर दो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े कर देंगे। तो विक्रम बेचारा सोचता है क्या करूं भाई, मैं क्या करना चाहिए। तो बता देता है आंसर। ठीक है, आंसर सही बताता है हमेशा। ठीक है, तो क्या होता है, वो वापस उड़ के चला जाता है। तो इसी तरह लूप बाय लूप चलता रहता है। तो इसी तरह आज अपन दूसरी स्टोरी की बात करते हैं। ठीक है, और इस स्टोरी की स्टार्ट होती है भाई ऐसे। एक राजा होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है रूपसेन, जो कि बहुत ही दयालु रहता है। दयालु मतलब बहुत ज्यादा दयालु रहता है। अपने राज में किसी के भी आंखों में आंसू देख नहीं पाता भाई, आप समझो, बहुत ही दयालु बंदा रहता है। ठीक है, तो सबकी मदद करता रहता है। ठीक है, करता रहता है। उसी के राज में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है वीरसेन। ठीक है, वीरसेन क्या होता है, देखो, एक तगड़ा आदमी होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा कसरत करता रहता है और सारा पैसा घर का उसी के खाने पीने और कसरत में चला जाता है। तो उसकी घरवाली पूछती है, यार आप तो इतना सब करते हो और कुछ अभी कमाते नहीं हो, तो घर कैसे चलेगा। तो वो बोलता है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं अपनी बॉडी इसलिए ना रहा हूँ क्योंकि अपने राजा की रक्षा कर पाऊँ। तो बीवी बोलती कब करेंगे आप, कह रहे आज ही जा रहा हूँ मैं। तो वीरबल निकलता है राजा के पास और वहां पर उसके सैनिक उसको रोक देता है। ठीक है, क्योंकि वो राजा जो होता है ना, किसी दुखियारों की विनती सुनना होता है, मतलब इमोशनल भैया बंदा। ठीक है, अब ऐसे सुनना होता है। ठीक है, उसको पता चलता है कोई आदमी आया उसके लिए रुका हुआ है, तो वो तुरंत कहता है भाई उसको जाकर पानी पिलाओ, ऐसे खड़ा क्यों कर रखा है। ठीक है, फिर उस वीरबल से मिलने जाता है भाई, मतलब समझ, मतलब राजा हो के बुलाता नहीं है, खुद मिलने जाता है। ठीक है, तो पूछता है तुम किस लिए आए हो यहाँ पे, राजा पूछता है। तो वीरबल कहता है कि मैं आपका अंग रक्षक बनने आया हूँ। तो बोलता है तुम कितना वेतन लोगे। तो कहता है भाई मुझे 9 तोला सोना दे दो, बाकी ठीक है। अब 9 तोला सोना भाई अभी तो बहुत ही बड़ी बात है, उस समय बड़ी ही बात थी। ठीक है, सोना हमेशा महंगा ही रहा है। ठीक है, तो उसके जो आसपास के लोग होते हैं भाई कहते हैं कि थोड़ा पागल है, इसकी बात पे ना आइए, इसको भगा देते हैं। लेकिन राजा कहता है नहीं यार, अगर वो इतना मांग रहा है तो कोई ना कोई वजह होगी ना भाई, ऐसे बेवकूफ तो है नहीं, कुछ ना कुछ सोच के मांग रहा होगा। तो उससे पूछता है इतना ज्यादा पैसा क्यों मांग रहे हो। ठीक है, तो वीरबल कहता है कि इतने बड़े राजा, इतने बड़े शक्तिशाली राजा का अंग रक्षक मैं बनूंगा तो मुझे इतना छोटा वेतन नहीं, मुझे 9 तोला सोना ही चाहिए होगा, क्योंकि यही न्याय होगा। इतने बड़े आदमी के अंग रक्षक करने का मेरे को इतना ही मिलना चाहिए महाराज। तो कहता बात तो सही है, चलो फिर अपनी कला दिखाओ। तो अपनी 1-2 कला दिखाता है, वो भाला मार के देखता है, उसमें तलवार बीच से फाड़ देता भाला। भाई मजेदार सीन था वो। ठीक है, अपना मतलब पूरा लोहा मनवा देता है राजा के सामने, फिर वो अंगरक्षक बन जाता है। ठीक है, अब अंगरक्षक बनता है, वो भी भाई ईमानदार तो था। ठीक है, अब ईमानदारी से काम किया, पूरी रात एकदम कर रहा था, मतलब समझो एकदम चैतन्य होकर खड़ा रहता है। ऐसे नहीं कि भाई सो रहे हैं हम भी, आजकल के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं सो जाते हैं। ठीक है, वो सब तो उनको तनख्वाह भी इतनी ही मिलती है लगभग, है ना। चलो हाँ, तो वो पूरा डेडिकेशन साथ काम कर रहा था। ठीक है, अब क्या होता है यार, पैसे तो मिल जाते उसको। ठीक है, वो घर ले आता है 9 तोला सोना एक दिन का भाई, एक दिन का 9 तोला सोना। घर वाले हैरान हो जाते हैं भाई, सोचते भाई इतना पैसा करना क्या है भाई। तो कहता है यार पूरा पैसा हमारा नहीं है, आधा सोना तुम हमारे रिश्तेदारों में बांट दो और आधा जो बचे उसमें भी आप लोग थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके ले लो, क्योंकि सारा धन हमारा नहीं है, ये तो मैंने बस अपनी महाराज की रक्षा करने के लिए, ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसको जस्टिफिकेशन देने के लिए मैंने इतना मांगा भाई। मतलब दोनों ही बंदे वैल्यूज में ऊपर ही थे। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, ऐसे ही बीरबल कुछ समय से रक्षा कर रहा होता है। ठीक है, राजा सो रहे होता है। ठीक है, एक औरत की रोने की आवाज आती है, बीरबल तो सुनता है। ठीक है, फिर राजा उठता है, वो भी सुनता है, कह रहा है ये आवाज कैसे आ रही है, जाओ बीरबल पता करो ये कौन रो रही है और उसकी परेशानी को हल करो या फिर मेरे पास लेके आओ। ठीक है, तो बीरबल जाता है, वो वहां जैसे जाता है उसके पीछे पीछे पता नहीं क्यों राजा भी चल देता है। ठीक है, वो देखना चाहता है कि सच में ये कैसे काम करता है, मतलब थोड़ा सा शक भी होता है ना यार, कि उनको इतने जल्दी कैसे भरोसा हो जाएगा। तो राजा भी जाते हैं। अब राजा जब जाते हैं तो वो थोड़ा पीछे रहता है। ठीक है, और वीरबल पहुंच जाता है उस औरत के पास जो रो रही होती है। ठीक है, जैसे ही उसके पास जाता है तो उस औरत को वीरबल का नाम पता होता है। ठीक है, वो अपने आप को बताती है राजलक्ष्मी हूं मैं। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि मैं रूठ गई हूँ और ये ना राजा रहेगा ना प्रजा रहने वाली है। तो वीरबल कहता है ऐसा क्यों। तो कहती है एक बहुत बड़ा संकट आ चुका है तुम्हारे राजा पे, काल
और बोलती है कि ये काल तुम्हारे राजा को खा जाएगा। तो वीरबल कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तो कहती है सिर्फ इसलिए तुमको बता रही हूँ क्योंकि तुम उनके अंगरक्षक हो, ठीक है। बोलती है एक काल की गुफा है यहाँ से कुछ दूर, वहाँ जाके खुद को और अपने परिवार को उनको सौंप दो, मतलब काल इन सबको खा जाएगा। मतलब समझ रहे हो आप किस लेवल की चीज़ें हो रही हैं। वो भाई बंदा बिल्कुल भी टस से मस नहीं होता, कहता मैं चला जाऊँगा, ठीक है। और वो जाने ही लगता है, तुरंत जाने लगता है, अपने घर पहुँचता है और सबको बुलाता है, कहता है चलो। और उसी पीछे आ जाता है राजा उस औरत पास। तो वो सब सुन लेता है। वो कहता है कि ऐसा क्यों किया तुमने, तुम मेरे प्रजा की जान कैसे ले सकती हो, अगर काल मेरे पीछे पड़ा है तो मैं अपनी जान दूंगा, मेरी प्रजा क्यों देगी। मतलब डेडिकेशन दोनों तरफ से था भाई। अब लेकिन क्या होता है, वो लोग बहुत तेज होता है, ठीक है। वीरबल और उसकी फैमिली तुरंत काल की गुफा पे पहुंच जाती है और अपने आप को सौंप देती है काल को, और वो काल के मुंह में चले जाते हैं। फिर लेकिन कुछ देर बाद वहां पर राजा भी पहुंचता है। राजा पीछे नहीं हटता, कहते कि मैंने अपनी प्रजा को फेल किया है तो मैं राजा बनने योग्य नहीं हूं। भाई समझो डेडिकेशन, वो अपने आप को भी काल के मुंह में डाल देता है। अब ऐसी कहानी खत्म होती है। तो फिर वेताल पूछता है विक्रम से कि बताओ इसमें बलिदान किसका बड़ा है। तो राजा बोलता है ठीक है, उसको पता है बोलना नहीं, पर नहीं बोलेंगे तो सर के 1000 टुकड़े, यू नो द स्क्रिप्ट है ना। तो राजा बोलता है त्याग तो मेरे ख्याल से राजा का बड़ा है। तो वेताल कहता है कि ऐसा कैसे यार, वीरबल ने तो अपने आप को ही काल के मुंह में दे दिया अपने परिवार के साथ, तो उसका त्याग छोटा कैसे हुआ। तो राजा बोलता है कि सुनो, वीरबल ने तो अंगरक्षक होने की कसम खाई है, तो अगर कोई भी समस्या राजा पे आती है तो वो उसके सामने खड़ा होगा, ठीक है। पर उस राजा को देखो, उसको क्या फर्क पड़ता है भाई, वो तो वेतन दे रहा है तुमको, अपनी जान की रक्षा करने के लिए दे रहा है ना भाई। तब भी भाई उसने क्या किया, उसने ये सब नहीं सोचा और अपने आप को काल के मुंह में दे दिया। भाई धन्य होते हैं ऐसे राजा। बेताल कहता बात तो तुमने बहुत सही की, अब तुमने लेकिन एक बात भूल गए, अगर तुम बोलोगे तो मोड़ लूंगा। तो उड़ने जैसे ही जाता तो उसको रोक लेता, पकड़ लेता है राजा। विक्रम कहता है इधर सुनो, पहले पूरी कहानी करो। कहता है पूरी कहानी, इसके बाद क्या होता है ये बताओ। फिर बेताल कहता है कि इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद सब जिंदा हो जाते हैं। विक्रम कहता है कैसे, अभी तो सब काल के मुंह में चले गए थे। तो कहती राजलक्ष्मी ने ये एक चाल चली थी कि वो जानना चाहती कि वीरबल सच में डेडिकेटेड है कि नहीं, मतलब समझो कि वो इतना सोना ले रहा है तो डेडिकेशन है कि अंदर कि नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो बस ये देखने के लिए। तो कहता है ठीक है, तब समझ में आता है कि इस तरह वो पूरी राजलक्ष्मी की चाल थी, ठीक है। वो देखना चाहती डेडिकेशन, पर यहाँ तो राजा भी अपनी प्रजा के लिए जान देने के लिए पीछे नहीं हटा। तो समझो मतलब दोनों ही बढ़िया थे मतलब इस स्टोरी में, ठीक है। तो इसी तरह पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है पहले वाली, ठीक है। बढ़िया स्टोरी थी। और हाँ, वो राजा उस अंगरक्षक को, मतलब वीरबल को अंगरक्षक से सेनापति बना देता है, मतलब प्रमोशन कर देता है भाई। ये मतलब हैप्पी एंडिंग हो गया। तो इसी तरह पहली स्टोरी खत्म होती है हमारी, ठीक है। अब आते हैं सेकंड स्टोरी पे। एक राजा होता है, ठीक है, जो कि नया नया राजा बना होता है। उसके पिता का हाल ही में देहांत होता है, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। राजा की उम्र भी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। अब वो छोटा सा राजा, ठीक है, मतलब उम्र में कम, उसके आजू बाजू बड़े बड़े सीनियर मंत्री बैठे हैं, ठीक है, और एक सेनापति भी होता है, ठीक है, जो कि उसी की उम्र का होता है, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, एक बार जो मंत्री होते हैं वो एक व्यापारी को लेके आते हैं। वो व्यापारी राजा के लिए 2 डांसर्स को लेके आता है, ठीक है, जो कि अच्छा डांस दिखाते हैं, ठीक है, और सब ताली भी बजाते हैं, ठीक है। वो पूछता है कि ये किस लिए है। तो व्यापारी कहता है ये आपके लिए भेंट है मेरी तरफ से, आप इनको स्वीकार करिए और जब भी मन करे इनका डांस देखिए, ठीक है। तो राजा कहता है कि तुमने क्या सोचा था, मुझे ये घूस देके तुम अपने जो तुम्हारा ब्याज है उसको कम कर लोगे। तुम ये बताओ इन डांसर्स को तुमने कितने में खरीदा, मैं तुमको उनका पैसा जितना भी तुमने इन पे खर्च किया है तुमको देता हूँ, ठीक है, और इनको आज़ाद करता हूँ, ठीक है। आज़ाद कर देता है उन दोनों डांसर्स को, ठीक है। ये मतलब समझ गए कि फिर राजा कहता है कि मुझे कभी भी घूस मत देना और कभी भी मेरे हित के बारे में मत सोचना, राज के हित के बारे में सोचना। तो बात तो सही थी उसकी, क्योंकि अगर राज का हित होगा तो राजा का हित भी होगा, ठीक है। तो इसी तरह वो व्यापारी चला आता है, ठीक है, उदास होकर, क्योंकि गुस्से में भी रहता है कि भाई उसका प्लान तो जो था वो फेल हो गया। अब आगे क्या होता है देखो, एक कन्या होती है जो कि कोई राजघराने से नहीं होती बट बहुत ही सुंदर होती है, ठीक है। तो उसके पिता कहते हैं कि मेरी बिटिया की होगी तो यहाँ का राजा ही है, तो अपनी बेटी का रिश्ता राजा के घर में भेजते हैं, ठीक है। तो राजा अपने मंत्री से कहता है कि मेरे माता पिता तो अब रहे नहीं, तो आप लोग उसके घर जाइए और देखिए कि वो लड़की यहाँ के योग्य है कि नहीं है।
वरना मैं अगर जाऊँगा और मना करूँगा तो वो अच्छा नहीं होगा। तो आप समझो मतलब कि किसी को बुरा ना लगे टाइप कर रखा है, ठीक है। तो मंत्री जाते हैं, ठीक है, और जो कन्या होती है वो तो बहुत सुंदर होती है, ठीक है, दोनों को अच्छी लगती है, मंत्रियों को अच्छी लगती है, और वो कहता है कि बिल्कुल योग्य रहेगी राजा के। और वो जब बाहर निकलते हैं तो वही व्यापारी वहाँ खड़ा हो रहता है। तो व्यापारी पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मंत्री बोलते हैं कि हम राजा के लिए वधू ढूंढने आए थे, देखने आए थे, और हमको पसंद भी आ गई है। तो व्यापारी बोलता है आप समझ रहे हो ये कन्या बहुत सुंदर है, आप समझ रहे हो एक बहुत सुंदर कन्या राजा का ध्यान भटकाएगी और हमारे राज्य को बहुत नीचे ले आएगी। ये तो व्यापारी की प्लानिंग होती है कि राजा ने उसका जो घूस दे रहा था वो लिया नहीं था, तो वो थोड़ा बदला नहीं चाहता। लेकिन जो मंत्री होते हैं उस बात में फंस जाते हैं और राजा के पास बोलते हैं कि ये कन्या आपके योग्य नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर नहीं है, बिल्कुल भी काम भी सही से नहीं कर पाती, मतलब बुराई करते हैं, ठीक है। तो राजा भी कहता है बस बस अब और न करो बुराई, बस उनके घर में बोल देना कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं। तो बोल भी देता है, ठीक है। अब क्या होता है कुछ दिन बाद क्या होता है, देखो जो सेनापति होता है, ठीक है, अब वो भी राजा की उम्र का होता है और जो लड़की का बाप है वो अपनी बेटी को कुंवारा तो रखेगा नहीं, तो वो भी शादी के लिए उस सेनापति के पास जाता है और सेनापति हाँ बोल देता है और दोनों की सगाई भी हो जाती है, ठीक है। अब कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद जब दोनों सेनापति और वो कन्या घूमते रहते हैं, ठीक है, तो वो हॉर्स राइडिंग के लिए जाती है, ठीक है, कन्या हॉर्स राइडिंग के लिए जिद करती है, तो वो अकेले घोड़सवारी करती है, ठीक है। अब घोड़सवारी अकेले करती है तो घोड़ा बेकाबू हो जाता है और राजा के पास पहुंच जाता है, तो राजा पकड़ लेता है घोड़े को, तो राजा को एक पल में उस कन्या से प्यार हो जाता है। अब समझो मतलब एक पल में प्यार हो जाता है। तब वो बोलता है अपने मंत्रियों से कि मुझे इस कन्या से शादी करनी है, पता लगाओ ये किसकी लड़की है, मैं इससे शादी करूंगा। अब भाई उसकी तो सगाई हो रखी है लेकिन इसको क्या पता, और जो मंत्री होते वो भी घबरा जाते हैं, भाई ये तो वही लड़की है, पता चल गया तो राजा गुस्सा आएगा। अब होता है क्या है, देखो सेनापति होता है और राजा दोस्त भी होता है, तो वो भी बताता है कि मुझे एक कन्या पसंद आई है, मुझे उससे शादी करनी है, तो तुम ही चले जाओ इस बार, है ना। पिछली बार मंत्री कहते हैं मुझे इतना भरोसा भी नहीं उन पर, ठीक है, तो तुम भी इनके साथ चले जाओ। तो तीनों जाते हैं और तीनों जब जाते हैं वहाँ पे तो कुछ नहीं, वहाँ पे तो कुछ नहीं होता, क्योंकि मंत्री को भी पता नहीं होता कि इसकी मंगनी हो चुकी है, ठीक है, सेनापति की। तो जब सेनापति वहाँ देखता है कि यहाँ पर ये घर में तो सिर्फ एक ही कन्या रहती है और वो मेरी होने वाली बीवी है, तो वो भी घबरा जाता है, पर वो कुछ नहीं कहता और सीधे जाके बात करता है, अपनी मंगनी तोड़ने की बात कहता है। भाई मंगनी जब तोड़ देता है तो बहुत ही दिक्कतें होती हैं, ठीक है। वो भी कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग 10 दिन से मिल रहे हैं, हम लोग को मतलब दोनों प्यार, बीच में प्यार हो जाता है, एक दूसरे से प्यार हो जाता है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो भाई, है ना। अब फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक है, अब दोनों की शादी, राजा और उस लड़की की शादी तय हो जाती है। अब कुछ दिन बाद जो मंत्री होते हैं ना राजा को बता देते हैं कि सेनापति ने क्या त्याग दिया है। भाई वो सोचता है भाई इतना बड़ा त्याग दे दिया, लेकिन राजा शादी तब भी करने के लिए जाता है, ठीक है, वो रुकता नहीं है, ठीक है, वो तब भी शादी करने के लिए जाता है। अब शादी करने गया, ठीक है, लेकिन जब फाइनल वरमाला डालने की बारी आती है तब वो रुक जाता है और बोलता है सेनापति से, लो मेरा वरमाला पहना दो इसको। मतलब समझो एक बढ़िया ट्विस्ट आता है भाई, समझो मतलब वो भी कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये राजविद्रोह कहलाएगा, क्योंकि ये राजा की बात है। तो सेनापति भी कुछ नहीं कहता और शादी कर लेता है। फिर बेताल पूछता है भाई कि बताओ इन दोनों में से त्याग किसका बड़ा है। तो राजा पहले कुछ नहीं बोलता, भाई जानता है यार फिर उड़ जाएगा वो। फिर बोलता है कि भाई अगर नहीं बोलेंगे तो धमकी देता रहता भाई बेताल। तो विक्रम बोलता है कि भाई देखो यहाँ पे त्याग सेनापति का ज़्यादा था। तो बेताल बोल पड़ता है यार ये कैसे, राजा ने तो अपनी छोड़ दी बीवी अपने सेनापति के लिए। कहता है अब तुम सोचो, राजा जिसने सिर्फ एक घड़ी के लिए, एक पल के लिए उस कन्या को देखा और उस पर मोहित हो गया और शादी करना चाहता था, पर सेनापति तो 10 दिन से उसके साथ था, 10 दिन से उससे प्यार करता था, तब उसने तब भी अपने राजा के लिए उसको त्याग दिया। समझ लो आप, और बिना बताए, किसी को बताया भी नहीं, वो तो मंत्री ने बताया तब जाके पता चला। तो उस सेनापति का त्याग बहुत बड़ा था। तो भाई इसमें तो हैप्पी एंडिंग हुई मेरे ख्याल से, बहुत ही तगड़ा मैसेज था भाई यहाँ पे तो। और इसी तरह हमारी 2 स्टोरी पूरी होती है, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो, ठीक है। तो अब बताइएगा जो इसमें जो विक्रम का जो न्याय है वो सही था कि नहीं। अब मैं देखो बताऊँ, मेरे को एक न्याय जो उनका था थोड़ा सा अटपटा सा लगा। अटपटा कौन सा लगा मैं बताता हूँ आपको। जब आपको याद होगा कि
पहले वाली स्टोरी में जब आपको याद होगा कि बीरबल अपनी पूरी फैमिली को लेके चला गया था काल के मुंह में, वो मेरे को समझ नहीं आया। वो बीरबल अंगरक्षक था, उसकी फैमिली तो नहीं थी। मेरे ख्याल से वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगा कि बीरबल ने ज़्यादा किया। उसके घर वाले तो नहीं थे उसके अंगरक्षक राजा के, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत हो रहा था। बस मेरे को ये थोड़ा सा लगा, बट मैं विक्रम तो हूँ नहीं, वो तो बहुत बड़े आदमी है। तो आप लोग बताइए कमेंट्स में कैसी लगी आपको वीडियो और कैसा लगा आपको विक्रम का न्याय, और मेरा आपको जो मैंने कमेंट किया कैसा लगा बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।